आर्या के टांके फिर टेढ़े हो गए। उसने निराशा से उन पर भौहें सिकुड़ी और दूसरी लड़कियों के बीच अपनी बहन सांसा की ओर देखा। सांसा की सुई धागाई बहुत बढ़िया थी। सभी ने ऐसा ही कहा। सांसा का काम भी उतना ही सुंदर है जितना वो खुद है, सेप्टा मोर्डन ने एक बार उनकी महिला माँ से कहा। उसके हाथ बहुत ही सुंदर और नाजुक हैं। जब लेडी कैटलिन ने आर्या के बारे में पूछा था तो सेप्टा ने नाक सिकुड़ी थी। आर्या के हाथ लोहार जैसे हैं। आर्या ने कमरे में चुपके से नजर घुमाई। उसे चिंता थी कि सेप्टा मोर्डन ने उसके विचार पढ़ लिए होंगे, लेकिन आज सेप्टा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह राजकुमारी मिर्सेला के साथ बैठी थी। सभी मुस्कुरा रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे। ऐसा अक्सर नहीं होता कि सेप्टा को एक शाही राजकुमारी को स्त्री कलाओं में निर्देश देने का विशेषाधिकार प्राप्त हो, जैसा कि उसने तब कहा था जब रानी मिर्सेला को उनके साथ शामिल करने के लिए लाई थी। आर्या ने सोचा कि मिर्सेला के टांके भी थोड़े टेढ़े लग रहे थे, लेकिन सेप्टा मोर्डन के बोलने के तरीके से आप कभी नहीं जान पाएंगे। उसने फिर से अपने काम का अध्ययन किया, उसे बचाने का कोई तरीका ढूंढते हुए, फिर आह भरकर सुई नीचे रख दी। उसने उदास होकर अपनी बहन की ओर देखा। काम करते हुए संसा खुशी से बातें कर रही थी। बेथ कैसल, सर रॉड्रिक की छोटी लड़की, उसके पैरों के पास बैठी थी, उसकी हर बात सुन रही थी, और जेन पूल उसके कान में कुछ फुसफुसाने के लिए झुकी हुई थी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? आर्या ने अचानक पूछा। जेनी ने उसे चौंकाते हुए देखा, फिर हंस पड़ी। संसा शर्मिंदा दिखी। बेथ शर्मा गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे बताओ, आर्या ने कहा। जेन ने ये सुनिश्चित करने के लिए नजर घुमाई कि सेप्टा मोर्डन सुन तो नहीं रही है। तभी मिर्सेला ने कुछ कहा और सेप्टा बाकी महिलाओं के साथ हंस पड़ी। हम राजकुमार के बारे में बात कर रहे थे, संसा ने कहा। उसकी आवाज चुंबन के समान नर्म थी। आर्या जानती थी कि वह किस राजकुमार की बात कर रही थी। बेशक, जॉफ्रे। लंबा, सुंदर। सेंसा को दावत में उसके साथ बैठना पड़ा। आर्या को छोटे मोटे के साथ बैठना पड़ा। स्वाभाविक रूप से, जोफ्रे को आपकी बहन पसंद है, जेन ने फुसफुसाते हुए कहा, गर्व से मानो उसका भी इसमें कुछ हाथ हो। वह विंटरफेल के प्रबंधक और सांसा की सबसे प्यारी दोस्त की बेटी थी। उसने उससे कहा था कि वह बहुत सुंदर है। वह उससे शादी करने जा रहा है। छोटी बेथ ने स्वप्नवत होकर खुद को गले लगाते हुए कहा। फिर संसा पूरे राज्य की रानी होगी। सांसा में शर्म करने की शिष्टता थी। वह बहुत ही सुंदर तरीके से शर्माई। उसने सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से किया। आर्या ने उदास आक्रोश के साथ सोचा। बेथ, तुम्हें कहानियां नहीं बनानी चाहिए, सांसा ने छोटी लड़की को सुधारा। उसके शब्दों की कठोरता को दूर करने के लिए उसके बालों को धीरे से सहलाया। उसने आर्या की ओर देखा। तुम राजकुमार जोफ के बारे में क्या सोचती हो, बहन? वो बहुत बहादुर है, तुम्हें नहीं लगता? आर्या ने कहा। जॉन कहता है कि वो लड़की जैसा दिखता है। संसा ने सिलाई करते हुए आह भरी। बेचारा जॉन, उसने कहा। उसे जलन होती है क्योंकि वह कमीना है। वो हमारा भाई है, आर्या ने बहुत ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज टावर रूम की दोपहर की शांति को चीरती हुई सुनाई दी। सेप्टा मोर्डन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसका चेहरा हड्डियों से भरा हुआ था, आंखें तीखी थीं और उसका पतला होंठ रहित मुंह भौहें सिकोड़ने के लिए बना था। अब वह भौहें सिकोड़ रहा था। तुम क्या बात कर रहे हो, बच्चों? हमारा सौतेला भाई, संसा ने नरमी और सटीकता से सुधारा। वह सेप्टा के लिए मुस्कुराए। आर्या और मैं इस बात पर टिप्पणी कर रहे थे कि आज राजकुमारी को अपने साथ पाकर हम कितने खुश हैं, उसने कहा। सेप्टा मोर्डन ने सिर हिलाया। वास्तव में, हम सभी के लिए एक बड़ा सम्मान। राजकुमारी मिर्सेला ने प्रशंसा पर अनिश्चितता से मुस्कुराया। आर्या, तुम काम पर क्यों नहीं हो? सेप्टा ने पूछा। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, स्टार्च किया हुआ स्कर्ट की सरसराहट के साथ वह कमरे में जाने लगी। मुझे अपने टांके दिखाओ, आर्या चीखना चाहती थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे संसा जाकर सेप्टा का ध्यान अपनी ओर खींचे। यहाँ, उसने कहा, अपना काम छोड़ दिया। सेप्टा ने कपड़े की जांच की। आर्या, 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 उसने कहा।
यह नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हर कोई उसे देख रहा था। ये बहुत ज्यादा था। संसा अपनी बहन की बेइज्जती पर मुस्कुराने के लिए बहुत अच्छी तरह से शिक्षित थी, लेकिन जेनी उसकी ओर से मुस्कुरा रही थी। यहाँ तक कि राजकुमारी मिर्सेला भी उसके लिए दुखी दिख रही थी। आर्या को अपनी आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद को कुर्सी से धकेला और दरवाजे की ओर भागी। सेप्टा मोर्डन ने उसे पुकारा, आर्या, यहाँ वापस आओ। तुम एक और कदम मत बढ़ाओ। तुम्हारी माँ को ये सब पता चल जाएगा, हमारी शाही राजकुमारी के सामने भी। तुम हम सबको शर्मिंदा कर दोगी। आर्या दरवाजे पर रुकी और अपने होंठ काटते हुए पीछे मुड़ी। अब उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने मिर्सेला को एक कठोर छोटा सा प्रणाम किया। आपकी अनुमति से, मेरी महिला। मिर्सेला ने उसे देखा और मार्गदर्शन के लिए अपनी महिलाओं की ओर देखा। लेकिन अगर वह अनिश्चित थी, तो सेप्टा मोर्डन भी अनिश्चित थी। तुम कहाँ जा रही हो, आर्या? सेप्टा ने पूछा। आर्या ने उसे घूर कर देखा। मुझे घोड़े की नाल बदलनी है, उसने मधुरता से कहा, सेप्टा के चेहरे पर आश्चर्य से थोड़ी संतुष्टि महसूस करते हुए। फिर वह घूमी और बाहर निकल गई। जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे, सीढ़ियों से नीचे भागी। यह उचित नहीं था। संसा के पास सब कुछ था। संसा 2 साल बड़ी थी, शायद आर्या के जन्म तक कुछ भी नहीं बचा था। अक्सर ऐसा ही लगता था। संसा सिलाई कर सकती थी, नाच सकती थी और गा सकती थी। वो कविता लिखती थी। वो कपड़े पहनना जानती थी। वो ऊंची वीणा और घंटियां बजाती थी। इससे भी बदतर, वह सुंदर थी। संसा को अपनी माँ की तरह ही सुंदर गाल और टुली के घने भूरे बाल मिले थे। आर्या अपने पिता की तरह ही थी। उसके बाल चमकहीन भूरे थे और उसका चेहरा लंबा और गंभीर था। जेन उसे आर्या हॉसफेस कहती थी और जब भी वह पास आती तो हिनहिनाती थी। ये दुखद था कि आर्या अपनी बहन से एक काम बेहतर कर सकती थी, वह था घोड़े की सवारी करना। खैर, वह भी और घर का प्रबंधन भी। संसा के पास कभी भी बहुत कुछ करने का विचार नहीं था। अगर वह राजकुमार जोफ से शादी करती है, तो आर्या को उम्मीद है कि उसके लिए उसके पास एक अच्छा प्रबंधक होगा। निमिरिया सीढ़ियों के नीचे गार्डरूम में उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने आर्या को देखा, वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आर्या मुस्कुराई। भेड़िया शावक उससे प्यार करता था, भले ही कोई और उसे प्यार न करता हो। वे हर जगह साथ साथ जाते थे और निमिरिया उसके कमरे में उसके बिस्तर के पैर के पास सोती थी। अगर माँ ने मना नहीं किया होता, तो आर्या खुशी खुशी भेड़िए को अपने साथ सुई धागे के काम पर ले जाती। फिर सेप्टा मोर्डन को उसके टांकों के बारे में शिकायत करने दें। आर्या ने जब उसे खोला तो निमिरिया ने उत्सुकता से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें पीली थीं। जब वे सूरज की रोशनी में चमकती थीं, तो वे 2 सुनहरे सिक्कों की तरह चमकती थीं। आर्या ने उसका नाम रोयने की योद्धा रानी के नाम पर रखा था, जिसने अपने लोगों को सनकरे समुद्र के पार पहुंचाया था। ये भी एक बड़ा कांड था। बेशक, संसा ने अपने पिल्ले का नाम लेडी रखा था। आर्या ने चेहरा बनाया और भेड़िए को कसकर गले लगा लिया। निमिरिया ने उसके कान चाटे और वह खिलखिला उठी। अब तक सेप्टा मोर्डन ने निश्चित रूप से अपनी महिला माँ को संदेश भेजा होगा। अगर वह अपने कमरे में जाती, तो वे उसे ढूंढ लेते। आर्या को पकड़े जाने की परवाह नहीं थी। उसके पास एक बेहतर विचार था। लड़की यार्ड में अभ्यास कर रहे थे। वह रॉब को बहादुर राजकुमार जोफ्रे को अपनी पीठ पर लिटाते हुए देखना चाहती थी। आओ, उसने निमिरिया से फुसफुसाते हुए कहा। वह उठी और भाग गई। भेड़िया उसके पीछे आ रहा था। शस्त्रागार और ग्रेट कीप के बीच ढके हुए पुल में एक खिड़की थी जहां से पूरे यार्ड का नज़ारा दिखता था। वे यहीं जा रहे थे। वे लाल और बेदम होकर पहुंचे। जॉन को खिड़की के किनारे बैठा पाया, एक पैर को अपनी ठोड़ी पर टिकाए हुए। वो इस क्रिया को देख रहा था, इतना तल्लीन था कि उसे उसके आने का पता ही नहीं चला, जब तक कि उसका सफ़ेद भेड़िया उनसे मिलने के लिए आगे नहीं बढ़ा। निमिरिया सतर्क कदमों से आगे बढ़ी। घोस्ट, जो पहले से ही अपने साथियों से बड़ा था, ने उसे सूंघा, उसके कान को सावधानी से काटा और वापस बैठ गया।
जॉन ने उसे उत्सुकता भरी नजर से देखा। क्या तुम्हें अपने काम पर काम नहीं करना चाहिए? टाँके, छोटी बहन। आर्या ने उसकी ओर मुंह बनाया। मैं उन्हें लड़ते देखना चाहती थी। वह मुस्कुराया। तो फिर यहाँ आओ। आर्या खिड़की पर चढ़ गया और उसके पास बैठ गया और नीचे से धमाकों और घुरघुराने की आवाजें आने लगीं। उसे निराशा हुई क्योंकि यह छोटे लड़के थे जो अभ्यास कर रहे थे। ब्रैन इतना भारी पैड पहने हुए था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी पंख वाले बिस्तर पर बैट बांध रखी हो, और प्रिंस टॉमन, जो शुरू से ही मोटा था, बिल्कुल गोल लग रहा था। वे बूढ़े सर रॉड्रिक कैसल की चौकस निगाह के नीचे एक दूसरे पर लकड़ी की तलवारों से हमला कर रहे थे, जो कि मास्टर एटाम्स था, एक बहुत ही मोटा आदमी जिसके पास शानदार सफ़ेद गाल वाली मूंछें थीं। 1 दर्जन दर्शक, पुरुष और लड़के, प्रोत्साहन के लिए चिल्ला रहे थे। उनमें से रॉब की आवाज़ सबसे ऊंची थी। उसने उसके बगल में थियोन ग्रेजॉय को देखा। उसका काला डबलेट उसके घर के सुनहरे क्रैकन से सजी हुई थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार की झलक थी। दोनों लड़ाके लड़खड़ा रहे थे। आर्या ने अनुमान लगाया कि वे कुछ समय से ऐसा कर रहे थे। ये काम सुई के काम से भी अधिक थकाने वाला है, जॉन ने कहा। सुई के काम से ज्यादा मजेदार, आर्या ने उसे जवाब दिया। जॉन मुस्कुराया, उसके पास पहुंचा और उसके बालों को बिगाड़ दिया। आर्या शर्मा गई। वे हमेशा से करीब थे। जॉन के चेहरे पर उनके पिता का चेहरा था, जैसा कि उसके चेहरे पर था। वे अकेले थे। रॉब और सेंसा और ब्रान और यहाँ तक कि छोटे रिकन भी टुली की तरह थे। उनके चेहरे पर सहज मुस्कान और बालों में आग थी। जब आर्या छोटी थी तो उसे डर था कि इसका मतलब है कि वह भी कमीनी है। वह अपने डर में जॉन के पास गई थी और जॉन ने उसे आश्वस्त किया था। तुम नीचे आंगन में क्यों नहीं हो? आर्या ने उससे पूछा। उसने उसे एक आधी मुस्कान दी। कमीने लोगों को युवा राजकुमारों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है, उसने कहा। अभ्यास के मैदान में उन्हें जो भी चोटें लगी होंगी, वे असली तलवारों से आई होंगी। ओह! आर्या को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास होना चाहिए था। आज दूसरी बार आर्या को लगा कि जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। उसने अपने छोटे भाई को टॉमन पर वार करते देखा। मैं भी ब्रैन जितना ही अच्छा कर सकती हूँ, उसने कहा। वह सिर्फ 7 साल का है। मैं 9 साल की हूँ। जॉन ने अपनी 14 साल की समझदारी से उसे देखा। तुम बहुत दुबली हो, उसने कहा। उसने उसकी मांसपेशियों को महसूस करने के लिए उसका हाथ पकड़ा। फिर उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। मुझे शक है कि तुम एक लंबी तलवार भी उठा सकती हो, छोटी बहन। उसे घुमाना तो दूर की बात है। आर्या ने अपनी बाँह पीछे खींची और उसे घूर कर देखा। जॉन ने फिर से उसके बाल बिगाड़ दिए। उन्होंने ब्रैन और टॉमन को एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते देखा। क्या तुमने राजकुमार जोफ्रे को देखा? जॉन ने पूछा। उसने नहीं देखा था, पहली नज़र में नहीं, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो उसने उसे पीछे की ओर ऊंची पत्थर की दीवार की छाया में पाया। वो उन लोगों से घिरा हुआ था जिन्हें वह नहीं पहचानती थी। लेनिस्टर और बैराथियन की पोशाक में युवा शूरवीर, सभी अजनबी। उनमें कुछ बूढ़े आदमी भी थे। उसने अनुमान लगाया कि वे शूरवीर थे। उसके सरकोट पर बने हथियारों को देखो, जॉन ने सुझाव दिया। आर्या ने देखा। राजकुमार के गद्देदार सरकोट पर एक अलंकृत ढाल की कढ़ाई की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुई का काम बहुत बढ़िया था। भुजाएं बीच से विभाजित थीं। एक तरफ राजघराने का मुकुटधारी हिरण था, दूसरी तरफ लेनिस्टर का शेर। लेनिस्टर्स गर्वित हैं, जॉन ने कहा। आप सोचेंगे कि शाही चिन्ह पर्याप्त होगा, लेकिन नहीं। वह अपनी माँ के घर को राजा के घर के बराबर सम्मान देता है। महिला भी महत्वपूर्ण है। आर्या ने विरोध किया। जॉन ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, छोटी बहन। टुली को अपनी बाहों में लेकर स्टॉक से विवाह करो। भेड़िए के मुंह में मछली है। ये सुनकर वह हंस पड़ी। ये तो बेवकूफ़ी होगी। इसके अलावा, अगर कोई लड़की लड़ नहीं सकती तो उसके पास कोट ऑफ आर्म्स क्यों होना चाहिए? जॉन ने कंधे उचका दिए। लड़कियों को हथियार मिलते हैं, तलवारें नहीं। कमीनों को तलवारें मिलती हैं, हथियार नहीं।
मैंने नियम नहीं बनाए, छोटी बहन। नीचे आंगन से चिल्लाहट की आवाज आई। राजकुमार टॉमन धूल में लौट रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था और असफल हो रहा था। सारी गद्दी उसे पीठ के बल लेटे कछुए की तरह लग रही थी। ब्रेन उसके ऊपर लकड़ी की तलवार उठाए खड़ा था। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो, उसे फिर से मारने के लिए तैयार था। लोग हंसने लगे। बस, सर रॉड्रिक ने चिल्लाकर कहा। उसने राजकुमार को हाथ दिया और उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा किया। अच्छा लड़ा, ल्यू डोनिस, उन्हें उनके कवच से बाहर निकालने में मदद करो। उसने चारों ओर देखा। राजकुमार जोफ्रे, रॉब, क्या तुम एक और राउंड खेलोगे? रॉब, जो पहले से ही पिछले मुकाबले से पसीने से लथपथ था, उत्सुकता से आगे बढ़ा। खुशी से रॉड्रिक के आह्वान पर जोफ्रे सूर्य की रोशनी में चला गया। उसके बाल सोने की तरह चमक रहे थे। वो उबा हुआ लग रहा था। ये बच्चों का खेल है, सर रॉड्रिक। थियोन ग्रेजॉय अचानक जोर से हंसा। तुम बच्चे हो, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। रॉब शायद बच्चा है, जोफ्रे ने कहा। मैं एक राजकुमार हूँ, और मैं स्टार्क्स पर तलवार से वार करते करते थक गया हूँ। तुमने जितना दिया, उससे ज्यादा तुम्हें मार पड़ी, रॉब ने कहा। क्या तुम डरे हुए हो? राजकुमार जोफ्रे ने उसकी ओर देखा। ओह, डर गया, उसने कहा। तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। लेनिस्टर के कुछ लोग हंसे। जॉन ने इस दृश्य को उदास होकर देखा। जोफ्रे सच में एक छोटा सा शैतान है, उसने आर्या से कहा। सर रॉड्रिक ने सोच समझकर अपनी सफेद मूंछों को खींचा। आप क्या सुझाव दे रहे हैं? उसने राजकुमार से पूछा। जीवित इस्पात हो गया, रॉब ने जवाब दिया। तुम्हें पछताना पड़ेगा। मास्टर एट आर्म्स ने रॉब को चुप कराने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। जीवित इस्पात बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें कुंद किनारों वाली टूर्नामेंट तलवारें लेने की अनुमति दूंगा। जोफ्रे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आर्या के लिए एक अजनबी आदमी, काले बालों वाला एक लंबा योद्धा और उसके चेहरे पर जलने के निशान, राजकुमार के सामने आगे बढ़ा। ये तुम्हारा राजकुमार है। तुम कौन होते हो उसे यह बताने वाले कि उसकी तलवार में धार नहीं है, सर? विंटरफेल के मास्टर एट आर्म्स, क्लेगन, और आपके लिए यह अच्छा होगा कि आप इसे न भूलें। क्या आप यहाँ महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं? जले हुए आदमी ने पूछा। वह बैल की तरह मजबूत था। मैं शूरवीरों को प्रशिक्षित कर रहा हूँ, सर रॉड्रिक ने स्पष्ट रूप से कहा। जब वे तैयार होंगे, तब उनके पास इस्पात होगा। जब वे एक उम्र के हो जाएंगे। जले हुए आदमी ने रॉब की ओर देखा। तुम कितने साल के हो, लड़के? 14, रॉब ने कहा। मैंने 12 साल की उम्र में एक आदमी को मार डाला था। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यह किसी कुंद तलवार से नहीं किया गया था। आर्या ने देखा कि रॉब भड़क गया है। उसका अभिमान आहत हुआ था। वो सर रॉड्रिक की ओर मुड़ा। मुझे करने दो, मैं उसे हरा सकता हूँ। तो फिर उसे टूर्नामेंट ब्लेड से मारो, सर रॉड्रिक ने कहा। जोफ्रे ने कंधे उचका दिए। जब तुम बड़े हो जाओ, तो मुझसे मिलने आना, स्टॉक। अगर तुम बहुत बूढ़ी नहीं हो। लेनिस्टर के आदमियों की हंसी फूट पड़ी। रॉब के शाप पूरे यार्ड में गूंज उठे। आर्या ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। थियोन ग्रेजॉय ने रॉब को राजकुमार से दूर रखने के लिए उसकी बांह पकड़ ली। सर रॉड्रिक ने निराशा में अपनी मूंछें खींची। जोफ्रे ने जम्हाई लेते हुए अपने छोटे भाई की ओर रुख किया। आओ टॉमन, उसने कहा। खेलने का समय समाप्त हो गया है। बच्चों को उनकी मौज मस्ती करने दो। इससे लेनिस्टर्स की हंसी और भी बढ़ गई, रॉब की गालियां और भी बढ़ गईं। सर रॉड्रिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उसकी मूंछों के नीचे। थियोन ने रॉब को लोहे की मुट्ठी में तब तक जकड़े रखा जब तक कि राजकुमार और उनका दल सुरक्षित रूप से दूर नहीं चला गया। जॉन ने उन्हें जाते हुए देखा और आर्या ने जॉन को देखा। उसका चेहरा गॉडवुड के दिल में स्थित पूल की तरह शांत हो गया था। अंत में वह खिड़की से नीचे उतरा। शो खत्म हो गया है, उसने कहा। वह घोस्ट के कानों के पीछे खरोंचने के लिए झुका। सफेद भेड़िया उठा और उसके खिलाफ रगड़ने लगा। छोटी बहन, तुम्हें अपने कमरे में वापस भाग जाना चाहिए। सेप्टा मोर्डन निश्चित रूप से दुबका होगा।
जितना अधिक तुम छिपोगे उतना ही कठोर दंड होगा। तुम पूरी सर्दी सिलाई करोगे। जब वसंत पिघलेगा तो वे तुम्हारे शरीर को तुम्हारी जमी हुई उंगलियों के बीच अभी भी कसकर बंद सुई के साथ पाएंगे। आर्या को यह मजाक नहीं लगा। मुझे सुई धागे से नफरत है, उसने कहा। जुनून, यह उचित नहीं है। कुछ भी उचित नहीं है, जॉन ने कहा। उसने फिर से उसके बाल उलझाए और उससे दूर चला गया। घोस्ट चुपचाप उसके बगल में चल रहा था। निमेरिया भी उसका पीछा करने लगी, फिर रुक गई और वापस आ गई जब उसने देखा कि आर्या नहीं आ रही है। अनिच्छा से वह दूसरी दिशा में मुड़ी। ये जॉन की सोच से भी बदतर था। ये सेप्टा मोर्डन नहीं थी जो उसके कमरे में इंतजार कर रही थी। ये सेप्टा मोर्डन और उसकी माँ थी।